शादी के बाद रोजाना मेरा पति मुझसे पूछा करता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। इसीलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे सबसे पहले बताना। मेरा पति एक काम और करता था जो बहुत ही अजीब होता था। वह रोज शाम को मुझे अपने साथ एक वीरान जगह ले जाता और वहां बने खाली कमरे में बंद कर देता। उस कमरे में बहुत ही अजीब लगता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में चली जाती थी। अगले दिन मेरी आँख खुलती तो मैं अपने घर पर बिस्तर पर मौजूद होती थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरे सास ससुर मुझे नफरत से देखते, यहाँ तक कि मेरी सास ने तो मुझसे बातचीत करने भी बंद कर दी थी। घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाने देती और घर पर काम के लिए काम वाली रख ली थी, लेकिन वह काम वाली हर वक्त अपने आप को चादर में छुपा कर रखती, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी नहीं दिखते थे। बाद में पता चला कि वह काम वाली गूंगी है, बोल नहीं सकती। लेकिन एक दिन मैंने उसे अपने ससुर के साथ राज की बात करते हुए सुना था। मेरे सिर पर तो आसमान टूट पड़ा था। हकीकत जानकर दंग रह गई। अपने पति को बताना चाहा तो उसने मुझे डांटकर चुप करा दिया। मैं बड़ी परेशान थी। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को जैसे ही यह बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी अबॉर्शन करवा दी। मैं बहुत रोई। फिर ऐसे ही 3 बार हुआ, लेकिन तीनों बार मेरे पति ने मेरी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दी। चौथी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो मैंने यह राज अपने पति से छुपा लिया और उसको नहीं बताया। जब मेरे पेट का उभार बढ़ने लगा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति मेरे सामने रोने लगा कि अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो। इससे आगे वह अधूरी बात छोड़ देता और मैं परेशान हो जाती कि आखिर यह ऐसा क्यों करता है। लेकिन इस बार अपने पति की लाख कोशिश के बावजूद भी मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आने लगे थे, मेरे पति की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। और फिर वह जैसे ही डिलीवरी के दिन आया, डॉक्टर ने जैसे ही मेरे हाथ में, मेरी गोद में मेरे बच्चे को दिया, मेरा पति दहाड़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि वह बच्चा तो। मेरा नाम आरती है। मैं गुजरात की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं क्लास तक की हो पाई थी। मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक था। मेरी माँ भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पर पापा अनपढ़ थे। पापा का अपना बड़ा कारोबार था। मेरे माँ बाप भी बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा एक ऐसे खानदान से संबंध रखते थे जिसके कुछ अपने पुराने ज़माने की रस्म रिवाज थी। क्या ज़रूरत बनती है जिनका धाम कोई लेना देना ना हो। फिर भला इन रस्मों रिवाज का क्या ज़रूरत थी। लेकिन पापा इन रस्मों रिवाज में इतने जुड़े हुए थे कि इन रस्मों रिवाज के आगे उन्हें अपने बच्चे भी नहीं दिखते। उस खानदान का हर एक मर्द इन रस्मों रिवाजों को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर निभाता था। एक तो उनके खानदान की यह रिवाज था कि बेटी की शादी खानदान से बाहर नहीं होगी। अगर बेटी की शादी होगी तो वह खानदान के ही किसी लड़के से होगी। लड़कियां बाहर से तो आ सकती हैं, जैसे कि मेरी माँ आई थी, लेकिन जा नहीं सकती। फिर चाहे बिरादरी में शादी का जोड़ा हो ना हो, उम्र का फ़र्क भी भुला दिया जाता था। फिर चाहे लड़की 18 साल की हो और मर्द 50 साल का हो, या फिर लड़की 18-19 साल की हो और लड़का 14-15 साल का हो, क्यों ना हो। जैसे ही लड़की 18 साल की होती, उसे बिरादरी के ही किसी लड़के के साथ बांध दिया जाता था। अगर कोई लड़की अपने कदम बाहर उठाने की कोशिश करती तो उसे बिरादरी और घर से तमाम रिश्ते तोड़ दिए जाते थे। लड़की को निकाल दिया जाता था। उनकी ज़िंदगी को लेकर, औरतों की शिक्षा को लेकर मेरे पापा के खानदान वालों का मानना था कि औरतों को ज़्यादा शिक्षा देना ज़रूरी नहीं है। औरतों की शिक्षा को बेकार माना जाता था। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख ले तो उसे बुरा समझा जाता था। वजह यह थी कि ज़्यादा शिक्षा हासिल करने के बाद औरतें खुद के पैर पर खड़ी हो जाती हैं और फिर मर्दों के सामने जबान खोलने लगती हैं, जैसे मेरी माँ मेरे पापा के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। जब भी उन्हें कुछ गलत होता दिखाई देता तो औरतों की यह बिरादरी वाले अपनी जागीर समझते थे। और सबसे दर्दनाक रिवाज था कि कुछ भी हो जाए, औरतें तलाक नहीं ले सकती थी और ना ही उसे तलाक दी जाती थी।
अगर औरतें नापसंद भी हो तब भी उसे ज़िंदगी से तो निकाल दिया जाता था, लेकिन आज़ाद नहीं किया जाता था। वह सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर बैठी रहती थी, लेकिन तलाक लेकर अपना दूसरा घर नहीं बसा सकती थी। इनका कहना था कि डोली प्रथा अब घर से निकली है तो अर्थी ही पति के घर से भी निकलेगी। औरतों को जो हक दिए जाने चाहिए, इन लोगों ने वह हक छीन लिए थे। पति चाहे कैसा भी बिहेव करे, चाहे मारपीट जानवरों जैसा बिहेव करे, लेकिन औरत को फिर से ही जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। बिरादरी वालों का कहना था कि यह औरत का फर्ज है कि वह अपने पति की सारी बातें माने, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी और तमाम रस्म रिवाज के सख्त खिलाफ थी। लेकिन आखिर कब तक खिलाफ रहती, कोई दूसरी औरत उनके साथ खड़ा होने वाली नहीं थी। लेकिन माँ की बातों से पापा की सोच में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव जरूर आ गया था। खानदान वालों की नाराज़गी लेकर उन्होंने मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ाई कराई थी, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी की लाख जिद की, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं पढ़ाया और मेरे 18 साल होते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, जो मुझसे 10 साल बड़ा था और बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ था। गुस्से का तेज इतना बदतमीज था कि जो भी उसको देखता कानों पर हाथ रख लेता था। कि मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि वह मेरी बेटी से शादी कर जाहिल आदमी है से हरकत नहीं करेंगे, और उस दिन पापा ने माँ को तलाक की धमकी दे दी। अगर हमारे खानदान की रस्मों रिवाजों को तोड़ने की कोशिश की तो यह फिर टूटेंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनते ही मम्मी के साथ साथ मैं भी दंग रह गई थी। यहाँ पर जाकर मम्मी कमज़ोर पड़ गई और फिर पापा की ही मर्जी चली और 2 महीनों में ही धूमधाम से मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम अंकुश था। देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वह पुरानी सोच का मर्द था, जिस सोच को मेरे पापा थे। शादी की पहली रात में दुल्हन बनी बैठी थी, काफ़ी डरी सहमी थी। जब कमरे में अंकुश आया और मुझे बहुत नरमी और मोहब्बत से बात किया, मुझे शादी की पहली रात गिफ्ट दिया और मुझसे बातें करने लगा और फिर मुझसे बोला कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं तो उसके बारे में बहुत ही गलत सुन रखा था, लेकिन फिर मैं खुश भी हो गई। मेरा सारा डर गायब होने लगा था। मैंने अंकुश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम कुछ देर बातें बैठकर करने लगे। जब अंकुश ने ऐसी बात बोली जिसे सुनते ही मैं दंग रह गई। अंकुश ने कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगी, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। मैंने कहा ठीक है। फिर अंकुश ने आगे कहा कि जब मैं हम अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हम एक दूसरे से सारी बातें भी मानेंगे। जो मैं बोलूँगा वह तुम खुशी खुशी मानोगी और हमारे बीच में कोई भी राज नहीं, किसी को भी नहीं बताओगी। मैं मान गई। फिर वह मुस्कुराए और बोला, जब भी तुम प्रेग्नेंट हो तो यह बात सबसे पहले मुझे ही बताओगी। वैसे तुम्हें पूरी सावधानी रखूँगा, लेकिन फिर भी किसी कारण तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो मुझे ज़रूर बताओगी, और जब तक मैं ना कहूँ किसी को और नहीं बताओगी। अंकुश की बातें सुनकर मैं शर्म से चेहरा झुका लिया। मैंने अंकुश की सारी बातें मानने का वादा किया। अंकुश ने प्यार से मेरे हाथों को हाथ में थाम लिया और मुझसे वादा किया कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं भी खुश हो गई और उसके सीने से लग गई। उसके बाद अंकुश और मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत खुश रखने लगा। कोशिश करता, लेकिन एक बार रोज़ कहता कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना, मेरे अलावा किसी और से नहीं। मैं कहती कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इतनी सावधानी रखने के बावजूद अंकुश इतना परेशान क्यों था, ऐसा जैसे वह मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कितना डरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अंकुश के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात जो उसे घर में बहुत अजीब थी, मेरा पति हर रोज़ शाम को मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाता, यह कहकर कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और आबादी से दूर एक कमरे में लेकर जाकर मुझे छोड़ देता। वह कमरा बहुत ही पुराना बंजर सा था, लेकिन अंदर ही बहुत खूबसूरत था। उस कमरे में जाते ही मुझे नींद आने लगती और कुछ ही देर में मैं सो जाती, और फिर मुझे जब कुछ याद ना आ रहा, जब मैं अगले दिन मेरी आँख खोलती तो मैं अपने घर में मौजूद होती। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से और गुस्से से घूरती हुई रहती।
पहले तो वह मुझसे अच्छी तरह से मोहब्बत करती थी, बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, लेकिन अब तो बस गुस्से से घूरती रहती थी। मेरे ससुर ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था। मैं अपने पति अंकुश से इस बारे में पूछती तो वह कुछ न बताता, बल्कि कहता कि तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। एक बार अंकुश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यह सुनकर मुझे पता चला कि वह रोज़ मुझे इस कमरे में छोड़कर शहर जाता है, लेकिन अगर उसे शहर जाना ही था तो वह मुझे उस कमरे में क्यों बंद कर जाता। मुझे घर में भी तो छोड़कर जा सकता था, और फिर मुझे सख्ती से मना कर देता कि मैं इस बारे में अपने घर वालों को कुछ न बताना। आखिर वह सब क्यों कर रहा था। मैं बहुत परेशान होती कि आखिर वह मुझे अकेला छोड़कर शहर क्यों जाता है, जबकि उसका कारोबार तो गांव में ही है। जब वापस आता बिखरे हुए बाल और ऐसा लगता कि जैसे कितना बीमार है। मैं पूछती कि क्या हुआ तो वह भड़क जाता और उसका गुस्सा देखकर मैं डर जाती। लेकिन जब मेरे ससुर ने पूछा कि अंकुश क्या तुम शहर गए थे, तो वह साफ इनकार कर देता, कि जिस पर मेरे ससुर भी भड़क जाते और दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती। घर में यही सब कुछ चल रहा था। उन्हीं दिनों मेरे ससुर ने घर पर एक काम वाली रख ली। यह देखकर मुझे धक्का सा लगा कि वह काम वाली किचन में खाना पका वगैरह कर रही है, जबकि हमारी बिरादरी में किचन के काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी, बहन, बेटियों, बहू ही करती हैं। फिर तो यह मेरे ससुर ने काम वाली कैसे रख ली। काम वाली को देखकर मेरी सास ने तो बहुत ही बावला मचाया था। फिर सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया कि घर की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास अब हर समय मुझे बद्दुआ देती, जबकि घर के अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी, और ऐसी खिचड़ी थी जिस घर की बुनियाद हिला डाली थी। वह नौकरानी हर समय अपने चेहरे को, यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ढककर रखती थी। मेरे ससुर के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती। ऐसा लगता कि जैसे वह गूंगी है, लेकिन मेरे ससुर के सामने ही उसकी जबान खुल जाती थी। मुझे अपने ससुर पर और नौकरानी पर शक होने लगा था। मैंने यह बात अंकुश से सामने करना चाही तो वह आग बबूला हो गया। अब ना तो मैं अपने पति के साथ उस कमरे में जाऊंगी जो यहाँ से दूर वीराने में है, और ना ही अपने ससुर से उस नौकरानी को अकेला छोड़ूंगी। जब शाम के समय अंकुश मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे कहने पर अंकुश का रंग गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैं भी मानी नहीं। फिर भी जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ ले गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद वह मुझे अपने साथ घसीट कर चला गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरा बुरा हाल था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आकर देखते ही अंकुश ने मुझे अजीब सी नज़रों से घूरा। कहने लगा कि मैंने कहा ना, बहुत थका थका महसूस कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं। उसने एकदम से चौंक कर पूछा कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। उसके सवाल मुझे बहुत ही अजीब लगते थे। भला वह क्यों बार बार मेरे प्रेग्नेंट होने से पूछता, और अगर पूछता भी था तो ऐसे क्यों जैसे कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। मैं खामोशी से अंकुश की तरफ देखने लगी। उसने जब दोबारा मुझे वही सवाल पूछा, मैं भी जवाब भी दे नहीं पाई थी कि अचानक मुझे उपवास आने लगी। मैं वॉशरूम में भाग कर गई, मेरे पीछे आ गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। ऐसा लगा था कि जैसे वह बहुत बुरा हो गया था। मेरे बाहर निकलते ही वह बोला कि तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत हैरान हुई और कहा कि सिर्फ उल्टी ही तो आई है, पर वह मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही अंकुश के हाथ पैर कांपने लगे। अपने पति को देखकर मैं हैरान रह गई कि बच्चा होने की खबर पर तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए था। मैं यही इतना डरे हुए हैं, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि जब अंकुश ने जो कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अंकुश ने मेरी हटाना चाहिए। मेरे रोने और मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरा अबॉर्शन करवा दी। पूछने पर बोले कि मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत रोई। भला यह कौन सी मजबूरी है जो अपने बच्चे को दुनिया में आने से रोक रही है। मैं बहुत तकलीफ में थी।
अब मेरा पति मुझे अपने साथ उस वीरान वाले कमरे में नहीं ले जा रहा था, लेकिन अब मैं बस रोती रहती थी क्योंकि मुझे अब अपने प्रेग्नेंट होने की खबर बहुत खुशी मिली थी, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फिर गया था। मेरे हर वक्त रोने पर अंकुश ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं डर गई और फिर मैं अपने बच्चे का ख्याल अपने दिल में ही दबाकर खामोश हो गई। लेकिन इसके बाद लगातार 1 साल के अंदर ही अंकुश ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाई थी। अब तो मुझे अंकुश से नफरत होने लगी थी, साथ ही साथ उसके घर वालों से भी नफरत होने लगी थी। उसके साथ में अपने बाप से भी नफरत होने लगी थी कि मुझे अपने बाप से नफरत होने लगी थी कि उसने मेरी शादी एक जाहिल गंवार आदमी से करा दी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी बात नहीं करती थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, हर वक्त रोती रहती थी। सेहत दिन पे दिन गिरती जा रही थी, मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता। मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं बचा सकी। एक दिन ऐसे ही लेटी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक से ही मेरा मन बहुत घबराने लगा। जब मैं उठकर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं डर गई कि मैं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हुई और मेरे पति को मेरा बच्चा गिरवा दिया तो क्या होगा। मैं जल्दी से निकलकर बाहर आ गई। किचन में गई तो एक गिलास ताज़ा जूस बनाया, उसे लेकर ताज़ा हवा में टहलने लगी। मैंने सोचा कि मन हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि अंकुश को शक हो जाए कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अभी मैं बाहर टहल ही रही थी कि मैं अपने ससुर को नौकरानी के साथ जाते देखा। मैं दंग रह गई क्योंकि मेरे ससुर जिस तरह छुपाकर नौकरानी के साथ जा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं भी खामोशी से उस नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सकूं कि इस तरह से छुपाकर क्यों जा रहे हैं। मैं कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर कान लगाए खड़ी हुई थी। जब अंदर से आई आवाज़ सुनी और जैसे जैसे सुनती है और मेरे पैरों तले जमीन निकलती गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास जो था छूटकर नीचे गिर गया और ऐसा लगा कि पूरे घर की छत मेरे ऊपर आ गई हो और उस छत से मेरे शरीर को तोड़ दिया हो। इतना घटिया घिनौना काम मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गिलास टूटने की आवाज़ पर मेरे ससुर और नौकरानी कमरे से बाहर आ गए, लेकिन राज मुझे पता चल गया था और उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता न चला। मेरे ससुर और उस नौकरानी ने मुझे आगे बढ़कर थामना चाहा, लेकिन मैं चीख पड़ी और फिर जोर जोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सास भी बाहर निकलकर हैरत से मुझे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ मेरी सास के पैरों तले जमीन निकलने लगी। मैं जमीन पर गिर गई थी। मेरी सास मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरे ससुर और नौकरानी भी कमरे में आ गए। मैं अपनी बर्बादी पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जब मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और उस नौकरानी ने सारी हकीकत खोलकर मेरे सामने रख दी। मुझे कुछ बातें बहुत देर तक मुझे समझाया और फिर अपने पति से बदला लेने के बारे में मैंने सोचा। अपने सास ससुर को सब कुछ बता दिया कि मैं कैसे अंकुश से मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवाई है। मुझे वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता था। इसे सुनकर मेरी सास विश्वास से मुझे देख रही थी, फिर वह भी रोने लगी। उन्हें विश्वास होने पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकुश ने इस हद तक भी जा सकता है। उसके बाद हम सबने मिलकर नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे ससुर ने अंकुश को इस बात बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा पति परेशान हो गया। फिर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर अब बच्चे को गिरवाना गया तो पत्नी की जान को भी खतरा है। यह सुनते ही अंकुश पर पड़े रोने लगा और बोला कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं उसका राज जान चुकी थी, इसलिए खामोश रही। और फिर गुजरते दिनों के साथ उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। वह जरूरी काम का कहकर शहर चला गया और मैं सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान थी। जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आए और मेरा पति भी शहर से वापस आया तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वह बहुत थका हुआ महसूस में लग रहा था
और फिर वह दिन भी आ गया कि हमें अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और आधे घंटे बाद मेरी गोद में मेरा बच्चा लाकर रख दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अंधा पैदा हुआ है और साथ ही साथ इस बच्चे का विकास नॉर्मल लोगों से अलग है। फ्यूचर में आपका बच्चा पागल बनकर पूरी जिंदगी गुजारेगा। यह सुनते ही सबके ऊपर एक मातम सा छा गया था और अंकुश घुटनों के बल नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगा और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ ही उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। तभी उस नौकरानी ने भी अपने ऊपर से चादर उतारकर फेंक दी थी। उस नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदमों तले जमीन निकल गई थी। वह वहीं ढेर होता चला गया, क्योंकि वह नौकरानी नहीं बल्कि वह तो मेरे पति की। कुछ साल पहले अंकुश अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया हुआ था। पहाड़ों की वादियों में घूमते घूमते उन्हें वहां एक लड़की मिली। जिस होटल में यह ठहरे थे वह लड़की वहां खाना बनाती थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल कश्मीरी शेप की तरह। मेरे पति को वह पसंद आ गई। वह बहुत मासूम सी लड़की लगती थी, लेकिन इसके साथ ही वह समझदार भी थी। अपने प्यार को हद से आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरे पति को उससे मोहब्बत हो गई थी। वह तो अपनी बिरादरी की रस्मों रिवाज को भी भूल गए थे और फिर नैनीताल में ही वीडियो कॉल पर ही उसके बाप से रिश्ते की बात करके उससे शादी कर ली। आभा के बूढ़े बाप को भी एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपने फर्ज से फ्री होना था। अंकुश उन्हें पसंद आ गया। देखने में स्मार्ट था। उन्होंने आभा की शादी अंकुश के साथ करवा दी। शादी के 2 महीने तक आभा और अंकुश एक साथ रहे। जब गांव से बुलाने पर उसे गांव जाना पड़ा। आभा से वापस आने का वादा करके वह गांव उधर आ गया। वहां आभा अंकुश का इंतजार करती रही और इंतजार की सीमा इस हद तक आगे बढ़ती चली गई कि यहाँ तक कि आभा के एक बेटे को जन्म दे दिया। लेकिन अंकुश वापस नहीं लौटा। आभा को अपने नाम के साथ बांधे रखा। इधर अंकुश बहुत परेशान था, क्योंकि जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लेकिन अगर यह बात बिरादरी में पता चले तो बहुत बुरा होगा, और इसी बिरादरी की वजह से वह छुप गया और उस लड़की को बस शहर में ही छोड़ दिया। जब आभा का बेटा 3 महीने का हुआ तो मालूम पड़ा कि उसके दिल में सुराग है और ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। यह कहकर सुनते ही आभा को लगा कि वह मर जाएगी, लेकिन उस बेवफा इंसान के बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। लेकिन अपने बच्चे को देखकर वह उसकी जान बचाने के लिए तड़प उठी। फिर वह अंकुश को ढूंढने की कोशिश करने लगी। भगवान की कृपा से उसे अंकुश का एक दोस्त मिल गया। वह पढ़ा लिखा लड़का था। उसे आभा की हालत पर दया आ गई और उसने आभा के अंकुश के पास पहुंचा दिया। अंकुश के घर वालों के सामने बहुत रोई, अपना बच्चा आगे कर दिया। अब इसकी ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है। लेकिन उस समय डर के मारे अंकुश आभा के साथ रिश्ते से मुकर गया और कहा कि वह इस लड़की को नहीं जानता। जाने किसका पाप यह मेरी झोली में डाल रही है। बिरादरी वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया और बहुत ही बेइज्जत किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे पर ही विश्वास किया। जब उस लड़की ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए अंकुश को बद्दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हूँ तो भगवान करे कि जो तुम्हारी औलाद भी हो सही पैदा ही ना हो, किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम्हें खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन अंकुश को उस समय अपनी इज्जत और बिरादरी का इतना डर था कि वह उसे आभा की पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि इंसानियत के नाते भी उसे अपनी सगी औलाद पर दया नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर को आभा पर कुछ विश्वास होने लगा था। जैसे ही आभा घर से बाहर निकली, नौकर से बुलवाकर उसे खामोशी से अपने नौकर के घर में छुपा दिया। उस बच्चे का डीएनए भी करवाया तो मालूम हुआ कि वह लड़की सच कह रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन आभा को और उस बच्चे को सबसे छुपा कर ही रखा, जिससे बिरादरी में उनकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए मेरी शादी अंकुश के साथ करवा दी। लेकिन आभा की दी हुई बदुआ को लेकर अंकुश बहुत ही डरा हुआ रहने लगा था। आभा के घर से जाने के बाद अंकुश ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। वह रोज आभा को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। लेकिन अब मेरे ससुर ने भी जब से पूछा कि शहर जाने की वजह पूछी तो फिर वह कोई जवाब नहीं दे पाया और उनके सामने यह हल निकाला कि रोज मुझे अपने साथ लेकर जाता है
और अपने माँ बाप से कह देगा कि मैं अपनी पत्नी को उसकी मम्मी से मिलने ले जा रहा हूँ, और फिर उस वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता और मुझे सोने वाली दवा देता था, जिससे कि मैं आराम से पूरी रात सोई रहती। खुद आभा को ढूंढने चला जाता। इसीलिए मेरी सास अब मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज़ अपनी माँ के घर चली जाती हूँ और घर पर न रहने वाली लड़की हूँ। उस दिन भी जब मैं जूस का गिलास लेकर अपने ससुर की कामवाली का पीछा करते हुए कमरे के अंदर तक गई, तो कमरे के अंदर से ऐसे ही आधी अधूरी सच्चाई सुनी थी। लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर भी मैं पूरी बात समझ गई थी, और जब मेरी सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो हमें सारी हकीकत समझ चुकी थी और मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं, बल्कि अपने बच्चे मासूम सी नन्ही सी जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बददुआ मेरे बच्चे को लगे। आभा ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे गले से लगा लिया था, और जब मेरा बच्चा हुआ तो मेरे सास और ससुर ने नाटक किया कि डॉक्टर को समझा दिया कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अंधा और नॉर्मल पैदा हुआ है, जिसे सुनते ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इस बात को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन बिरादरी के रस्म रिवाज अभी भी वही है। मैं और आभा अब एक साथ मिलकर ही रहते हैं। आभा का बेटा 4 साल का हो चुका है और मेरा बेटा 1 साल का हो चुका है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम दोनों मजबूर हैं, बिरादरी के पुराने रस्म और रिवाज की भेंट चढ़कर तलाक नहीं ले सकते, लेकिन अपने पति को भी माफ़ नहीं किया है। मेरे पापा भी अपने फैसले पर शर्मिंदा हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि पुराने रस्म और रिवाज हमारे भलाई के लिए ही हो। कुछ नुकसानदायक साबित होते हैं, जिन्हें तोड़ देने में ही भलाई है। हमारे बुजुर्ग भी इंसान ही थे, उनसे भी गलती हो सकती है। उस समय हालात को देखते हुए उन्होंने भी इस रस्मों को रिवाज को बनाए थे। वह उनके समय के लिए ठीक होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ रस्म और रिवाजों को भी बदलना चाहिए। मैंने और आभा ने अभी तक अंकुश को माफ़ नहीं किया। वह रोज शहर से एक माफ़ीनामा भेजता है, लेकिन मेरा दिल उसे माफ़ करने के लिए नहीं करता, और ना ही आभा, क्योंकि हम दोनों ने ही बहुत झेले हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम दोनों को अंकुश को माफ़ कर देना चाहिए और उसे स्वीकार लेकर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।